अगर सोनम वांगचुक और लेह लद्दाख के लोग अगर 7 अप्रैल को ये पैदल मार्च कर रहे हैं तो वो देश की रक्षा का काम जो सरकार ने करना चाहिए वो इस देश के नागरिक कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे सर? इस बात की सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये राजनीतिक बात नहीं है और राजनीति करने की भी बात नहीं है। हम विपक्ष में है लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है। सरकार कड़े कदम उठाए, जो भूमि गई है वो भूमि ले। विपक्ष पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है, इसमें विपक्ष की कोई राजनीति नहीं। सोनम वांगचुक जी जो कर रहे हैं वो देश के हित की बात है, देश के नागरिकों के हित की बात है और हमारे सम्मान की बात है। हमारे भूमि पर विदेशी शक्ति हम पर राज करे तो फिर काहे की सरकार। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। हम देश भर के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत प्रश्न है, जो सामान्य नागरिकों से जुड़े प्रश्न हैं, जो उनके रोजमर्रा के जीवन में जो प्रश्न आते हैं, ज्वलंत प्रश्न आते हैं, हम आपसे रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ अतुल लोंढे सर हैं, जो प्रवक्ता कांग्रेस से है और देश और दुनिया के तमाम मुद्दों को एक तीक्ष्ण नज़र से, एक स्कॉलर से और एक अपनी उनकी टिप्पणी रहती है। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम देखते हैं सर, जिस तरीके से 400 पार का नारा लग रहा है और हम देखते हैं कि उसी तहत हम देखते हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े पूरी दुनिया के सामने हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो इस दोनों के जो वादे हैं और साथ के साथ मोदी जी गारंटी की भी बात करते हैं, तो उनकी गारंटी में आपको रोजगार की गारंटी दिखती है? नहीं, सबसे अहम बात जब 400 पार की बात होती है तो इस देश के नागरिक ने, आम नागरिक ने, बहुजनों ने, महिलाओं ने विशेषकर और किसानों ने इस 400 पार को समझ लेना चाहिए। इस 400 पार में छुपा क्या है? सदियों से इनकी मंशा रही है कि इस देश का बहुजन इनके पैरों तले काम करता रहे। ये उन्हें आदेश दे, सारी सामाजिक, सारी आर्थिक, सारी शिक्षा की और सारी आर्थिक सत्ता चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहे। इसका ये प्रयास है। ये प्रयास थोड़ा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, छत्रपति शाहू महाराज, शिवाजी महाराज के विचार ने, कांग्रेस के विचार ने, और देश को एक ऐसा संविधान दिया कि आम आदमी को इसके अधिकार मिले। ये तब भी नहीं चाहते थे। इन्होंने काला दिन मनाया था संविधान जिस दिन लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो इन्होंने उस दिन को काला दिन मनाया और देश के तिरंगे को इन्होंने नकारा और ये कहा कि 3 रंगों का झंडा ये अशुभ है और इस देश का संविधान मनुस्मृति है। ये सीधा कहा है, लिखा है, इसके सबूत है। उन्हें झूठ बोलकर सत्ता में आने का मौका मिला है और 400 पार ये इसलिए चाहते हैं कि देश का संविधान बदले। आम आदमी को जो अधिकार मिला, महिलाओं को जो अधिकार मिला, बहुजनों को जो अधिकार मिला, उनका अधिकार छीनकर चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ये अधिकार लाना चाहते, वैसे ला चुके हैं। संविधान में बदलाव लाकर उसे पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो है, मनुस्मृति को पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो है, वो कोशिश है और वो कोशिश हम पूरी होने नहीं देंगे। जैसा आपने अपने वक्तव्य में तिरंगा की बात की है, लेकिन ये घर घर तिरंगा की भी बात करते हैं। साथ ही साथ ये तिरंगा को और भारत की आर्मी के साथ भी राजनीति की बात करते हैं। अभी हम देखते हैं कि पीएम जी भारत के आर्मी के साथ वहाँ नए जो हमारे तोपखाने हैं, हमारे आर्मर है, उसका वो एक प्रकार से श्रेय ले रहे थे। इन सब चीज़ों को जो चुनाव आयोग भी बोलता है कि भारत की आर्मी को आप चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारा जो पीएम है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या टिप्पणी आती है? देखिए, इस देश के ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने जवानों की शहादत पे राजनीति की है और 5 साल हो गए हैं आज तक बताया नहीं कि पुलवामा में अटैक किसने किया था, क्या हुआ उस इंक्वायरी का। देविंदर सिंह जो है डीवाईएसपी, जिसने इन खतरनाक आतंकवादियों को लेकर आए थे, वो कहाँ है? इनसे मिला हुआ है। सत्यपाल मलिक जी अगर सामने आकर नहीं कहते तो राहुल जी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि मीडिया ये गोदी मीडिया हो चुका है। एक शुक्र है आप जैसा कुछ मीडिया है जो बेबाकी से बात रखने देते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक ने तो इनका भांडा फोड़ कर दिया। अब इस देश में जो भी व्यवस्थाएं विकसित हुई है, डिफेंस को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी, तो वो योगदान पीढ़ियों का है, 1947 से लेकर आज तक का। ये मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस का है। कांग्रेस ने नीति दी और लोग उसके साथ में आए। देखो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाना, संविधान उनके हाथ से बनना, वो हम कांग्रेस के नहीं थे, कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन फिर भी उनको मंत्रिमंडल में लेना, ये बड़ा विशाल काम जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिखाया, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी दिखाया।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कह सकते थे, बड़ी हस्ती थी, उन्हें कोई कुर्सी के लालच के दे नहीं सकता था। वो ये कह सकते थे कि मैं मेरी मेरी पार्टी जब सत्ता में आएंगी तभी मैं मंत्री बनूंगा। लेकिन देश बनाने में योगदान ये इन सब लोगों ने दिया है। इनका योगदान क्या है? इनका योगदान है हिंदू मुस्लिम कराना, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर देश को विभाजित करना और चुनाव लड़ना। अभी ये कहते हैं कि हमने इतनी रोजगार पैदा किए हैं, तो फिर देश का जो युवा है 25 साल के अंदर का, उसमें 83% बेरोजगारी है। किसानों के कर्जा माफी, पहला मैं 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही पहला निर्णय या पहली मेरी साइन होगी किसानों के कर्जा माफी पर। हम समझे नहीं, इनके इनके किसान यानी अदानी अंबानी, हमारे समझ में ही नहीं आया। उनके 16 लाख करोड़ के कर्जा माफ हुए हैं। ऐसा मैंने एक बड़े व्यक्ति को कहते हुए सुना है कि एक आरटीआई निकली है और उस आरटीआई के मुताबिक 25 लाख करोड़ का बड़े लोगों का कर्जा माफ किया। अदानी अंबानी ने पूरे देश के 25 लाख करोड़ का जो व्यवहार है किसानी से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश ये 3 काले कानूनों से लाए हैं। तो ये वो किसान थे जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। तो इन्होंने सारी चीजें, सारी पीएसयू जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, वो बेची। भेल बेचा, रेल बेचा, तेल बेचा। कुछ कुछ लोग तो मजाक में देश बेचा ये भी कहते हैं, क्योंकि 4000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर चाइना आ चुका है। लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट थे, उसमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट आज चाइना के हाथ में चले गए। शैतान सिंह जिसने बड़ा पराक्रम किया था 1962 के वॉर में, उसका स्मारक भी तोड़ दिया है। और ये 56 इंच का सीना और लाल काली पीली आंखों की बात करते हैं। सर आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, आपके पास हर चीज़ का सबूत भी होगा। आपने अभी लद्दाख की बात की, वहाँ सोनम वांगचुक इतना उन्होंने फास्ट किया, उनका पहला सेशन का उनका फास्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार की बेरुखी को तो हम समझ में आता है, पर विपक्ष की भी क्या बेरुखी रहती है कि वो ऐसे फास्टिंग को ऐसे सपोर्ट नहीं कर पाते। एक प्रवक्ता होने के नाते आप क्या बोलेंगे? सोनम वांगचुक जी की बातें जो है उसको हमने पूरा सपोर्ट किया। क्या मीडिया ने दिखाया? सोशल मीडिया ने दिखाया। हम लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया। हम लोग उनके साथ में हैं, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से हिमालय जो है, परिस्थिति की हिमालय की इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी वोलेटाइल है। उसको इस तरह से एकदम से उसमें बोगदे बना लेना, उसमें होटल्स बना लेना, टनल्स बना लेना, उसमें रोड्स बना लेना, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। लेकिन अपने दोस्तों के फायदे के लिए और केवल व्यापार का सोचना, ये गलत बात है। इसके लिए सोनम वांगचुक ने जो किया, उसके पीछे तो राहुल जी खुद खड़े, राहुल जी खुद जाकर आए थे, खुद उन्होंने बाइक चलाई तो उनको वो शौक नहीं था मैं जवानू दिखाने का, वो तो फिट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो परिस्थिति के साथ, परिस्थिति की जो है, इकोसिस्टम जो है, उसको बचाने के लिए एक संदेश देने का काम जो है वो राहुल जी ने किया था। 6 शेड्यूल उनकी डिमांड है। उसी 6 शेड्यूल में सर हम देखते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में मोदी जी राम भक्त बोलते हैं खुद को, और रामायण का जो ब्रीद वाक्य है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर उनके मैनिफेस्टो में ही 6 शेड्यूल की बात करते हो कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको लगता है अपने दोस्तों के लिए वो वचन तोड़ रहे हैं वो? देखिए, जिस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल था, उसे तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की 70 साल में पहले घटना हुई है। उनके मैनिफेस्टो में लिखा उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने 6 शेड्यूल की बात की थी। तो 6 शेड्यूल की बात करने के बावजूद अगर आप लेह लद्दाख के लोग को कुछ दे नहीं रहे हो, तो ये बहुत गलत है। सोनम वांगचुक ने कहा कि हमने हमारा सारा वक्तव्य हिंदी में इसलिए रखा ताकि कोई विदेशी शक्ति उसका फायदा न ले, चाइना उसका फायदा न ले। यानी हर कोई व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं सोचता है। मैं सीधा आरोप करूंगा, अरुणाचल प्रदेश के उनके खुद के सांसद, उन्होंने आरोप किया है कि चाइना अंदर आ चुकी है। उन्होंने विलेजेस बना लिए, कई गांव उन्होंने स्थापित कर दिए हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें क्लीन चिट देते हैं। न कोई आया है, न कोई घुसा है। ये जो तरीका है, ये तरीका देश को खतरे में डालने का है, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का, और मीडिया को हाथ में लेकर गोदी मीडिया बनाकर उन्हें जो चाहिए वो एजेंडा वो चला रहे हैं। लेकिन आवाज के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, इन सारी समस्याओं का जो एक हल है या तोड़ है, वो है इस देश का संविधान बचाना। उन्हें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि 400 सीटें आएगी, 2/3 बहुमत हो जाएगा, 3/4 बहुमत हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर तो उन्होंने बदल ही दिया है, आत्मा तो उन्होंने संविधान का उसको हाथ डाल ही दिया है। संविधान बदल जाएगा तो फिर हमें आवाज उठाने का भी कोई स्कोप नहीं रहेगा।
मुझे सर एक जानकारी ऐसी आ रही है कि 7 अप्रैल को 2024 को सोनम वांगचुक जी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं लद्दाख में। तो आप एक प्रवक्ता होने के नाते, एक भारत के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, क्योंकि उन्होंने जो एरिया चुना है उस लॉन्ग मार्च का, तकरीबन 20% जो पॉपुलेशन है लद्दाख की वो वह मार्च करेगी, लॉन्ग मार्च करेगी। जो चुशोल का एरिया, पैंगोंग सो एरिया जो है, जो बॉर्डर से लगा हुआ गलवान का एरिया है, वहाँ पर जो मोजबेक का एरिया है, या फिर करडुंगला का जो एरिया है लद्दाख का, जो प्रांतीय एरिया है, हाँ, जो खरडुंगला टॉप का एरिया है। तो सर यहाँ पर जो चरवाहे, जो खाना बदोश वहाँ अपनी गायें चराते थे, अभी इंडियन आर्मी और चाइना की भी आर्मी वहाँ पे उनको जाने से रोकती है। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं उसके माध्यम से कि दुनिया भर में कि भारत की लैंड कितनी ऑक्युपाई की चाइना ने। तो इसको आप सपोर्ट करेंगे और क्या मैसेज देंगे देशवासियों? देखिए, हर देश के सीमाओं का सुरक्षा करना, रक्षा करना, उसकी देश के नागरिकों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना इस देश के हर सरकार का कर्तव्य है। और इस बात की ग्वाही जो है वो देश का संविधान देता है। आज हम वाई पॉइंट पर खतरे के निशानी पे आर्टिलरी रेंज में है, वहाँ पर है। पेंगोंग सो लेक में हम .8 तक पेट्रोलिंग करते थे, वो 6 पॉइंट नीचे पीछे आ गए हैं। तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर और पूरा 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो चाइना के कंट्रोल में आ चुका है। वो धीरे धीरे हर वो तैयारी कर रहा है जिससे वो एक फुल फ्लेज अटैक हिंदुस्तान पे कर सके। और अगर सोनम वांगचुक और लेह लद्दाख के लोग अगर 7 अप्रैल को ये पैदल मार्च कर रहे हैं तो वो देश की रक्षा का काम जो सरकार ने करना चाहिए वो इस देश के नागरिक कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे सर? इस बात की सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये राजनीतिक बात नहीं है और राजनीति करने की भी बात नहीं है। हम विपक्ष में है लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है। सरकार कड़े कदम उठाए, जो भूमि गई है वो भूमि ले। विपक्ष पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है, इसमें विपक्ष की कोई राजनीति नहीं। सोनम वांगचुक जी जो कर रहे हैं वो देश के हित की बात है, देश के नागरिकों के हित की बात है और हमारे सम्मान की बात है। हमारे भूमि पर विदेशी शक्ति हम पर राज करे तो फिर काहे की सरकार। तो इस मुद्दे में हम जनता के साथ में है। लेह लद्दाख के कांग्रेस पूरी ताकत से साथ में है। अभी जो चुनाव हुए लोकल बॉडीज में उसमें हम जीते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, हम वहाँ के जनता के साथ में है। चुनाव कोई अहम बात नहीं है, अहम बात देश की सुरक्षा की है। कांग्रेस पूरी ताकत से लेह लद्दाख के लोगों के पीछे खड़ी है और इस देश के सीमा की सुरक्षा के लिए और भी बलिदान देने पड़े तो कांग्रेस बलिदान देने से चूकेगा नहीं। कांग्रेस बलिदान देते आया है। कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान इस देश के लिए दिया है। तो बलिदान से हम डरते नहीं हैं। हम डरते हैं कि देश की सरकार आंख मूंद पे क्यों बैठी है। लाल आंखें खोलकर बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री चाइना का च क्यों नहीं बोल रहे हैं, इससे हमें दुख है। वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज दुनिया हंसती है हम पर। हम किस चीज के वर्ल्ड पावर है, किस चीज के विश्वगुरु है। हमें नहीं लगता हमारे देश के प्रधानमंत्री की बदनामी बाहर हो, उन्हें कोई कमजोर कहे। लेकिन आज खुद को 56 इंच का सीना और खुद को विश्वगुरु बताने वाले प्रधानमंत्री कमजोर है, ये साबित हो रहा है। अंत में सर मेरा एक सवाल रहेगा, आप हमेशा बेबाकी से अपने मुद्दे रखते हैं, चाहे नवनीत राणा का इशू देख लीजिए या फिर कंगना रनावत का देख लीजिए। ट्विटर पे एक ट्रेंड हुआ कि वो उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात रखी और आपने बहुजन की बात अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा। तो ये जिस तरीके से जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स करते हैं, जो एक तरीके से पॉइजनिक लोग जो होते हैं, इसको बीजेपी हमेशा प्रमोट क्यों करती है? कि बीजेपी को ये नहीं लगता है कि इस देश के बहुजन लोगों के हाथ में आर्थ सत्ता, राजनीतिक सत्ता और शिक्षा वो प्राप्त करे और सामाजिक दृष्टि से उनका उत्थान हो। ये बीजेपी नहीं चाहती है। जहाँ तक आपने आरक्षण की बात की, आरक्षण की बात यह है कि एक समाज को 5000 साल तक, बहुजन समाज को 5000 साल तक शिक्षा से वंचित रखा गया, उसके प्रगति से वंचित रखा गया। तो मैं एक उदाहरण के साथ ये बात आपको बताना चाहूँगा कि एक 100 मीटर की रेस है। उस 100 मीटर रेस में हट्टे कट्टे आदमी के साथ एक अपंग आदमी को तुम वही समय देके 10 सेकंड में वो हट्टा कट्टा आदमी भी रेस पूरी करेगा और 10 सेकंड में अपंग आदमी भी पूरा करेगा रेस, ये अन्याय होगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए आरक्षण क्या है? आरक्षण जो पिछड़ गया है उसको आगे लाने के लिए एक व्यवस्था है। तो आरक्षण में अगर 10 सेकंड में हट्टा कट्टा आदमी को वो रेस पूरी करनी है तो कम से कम अपंग को हमको 12 सेकंड का समय देना पड़ेगा। ये समानता वाली बात है, ये असमानता नहीं है, ये समानता वाली बात है। दिस इज कॉल्ड एज जस्टिस। रिजर्वेशन इज कॉल्ड एज जस्टिस।
तो ये आरक्षण की बात है, शायद ये कंगना जी को और नवनीत राणा जी को किसी ने सिखाई नहीं होगी, या उनके माता पिता ने या उनके शिक्षा में उन्होंने कभी संविधान पढ़ा नहीं होगा। तो जो पिछड़े रह गए हैं उन्हें आगे लाने की बात जो व्यक्ति नहीं करता है वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं। और रही बात जिस तरह की हेटरेड पॉलिटिक्स वो करते हैं, तो यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नर्क है, यही वापस आता है। गांधी जी के कंसेप्ट पे लाई हुई मुन्ना भाई एमबीबीएस 150 करोड़ का बिजनेस करती है, यानी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो सच बात है। यानी सत्य जीतता है। हाँ, और जो मूवी मोदी जी पे आई है, या फिर हाईवे मैन हमारे गडकरी जी पे, गडकरी की तो चढ़ी और उतर गई, और अभी सावरकर जी की मूवी वो भी उतर गई। तो ये बात लोगों ने समझ लेना चाहिए। इस देश का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काफ़ी अच्छा कहते थे, इस देश का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जब इस देश का संविधान लागू हुआ ना, इस देश की साक्षरता 16% थी, और देश का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ था, तब भी जनता ने जनसंघ को केवल 0.3% वोट दिए थे। तो ये बात कांग्रेस की नहीं है, ये बात किसी दूसरे भाजपा की नहीं है, ये बात देश के अस्तित्व की है, ये देश के संविधान के अस्तित्व की है। तो मैं सारा निचोड़ जो है, देश की सुरक्षा से लेकर, देश के आम व्यक्ति के अधिकारों से लेकर, महिलाओं के अधिकारों से लेकर, बहुजन के अधिकारों से लेकर, एक ही निचोड़ है इस देश का। ये देश का संविधान रहेगा तो ये सब रहेगा, नहीं तो जो प्रयास 150-200 सालों से समाज सुधारकों ने किए हैं, शाहू फुले आम्बेडकर के विचारधारा ने किए हैं, गाडगे बाबा, संत तुकोजी महाराज ने किए, और कई अच्छे नागरिकों ने किए हैं, उस पर पानी फिर जाएगा। तो ये 2024 की लड़ाई जो है वो संविधान की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है 2024 की, ये व्यक्ति की गरिमा की लड़ाई है। जब भी किसी सोसाइटी पर या किसी नस्लों पर अगर से किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एक क्लस्टर निर्माण करते हैं वो, और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए वो पूरे विश्व तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। हम आवाज़ के माध्यम से आपको अतुल सर से मिला रहे थे, जो अपने बेबाकी से हर मुद्दों को छू रहे थे, देश के तमाम मुद्दों को छू रहे थे। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। सर, आपका बहुत धन्यवाद।